नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार फिर से केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं इतिहास अध्यापक एनपी सिंह आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो मैं प्रकरण बीए द्वितीय वर्ष का आधुनिक विश्व के इतिहास में बीए द्वितीय वर्ष का प्रकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक नेपोलियन बोनापार्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है। आज उसी नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन है। नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम काउंसिलिंग का कौशल का जो सदस्य नियुक्त होने के बाद वो कौन से विजय अभियान चलाता है, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन को करने से पहले एक जीवन की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं होती है। जीवन की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं होती। बार बार खुद से याद दिलाते रहिए, अरे बार बार खुद से याद दिलाते रहिए, हजारों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, हजारों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा, मंजिल की ओर बढ़ता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा, मंजिल की ओर बढ़ता रहूंगा। चलो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। आपको नेपोलियन बोनापार्ट भाग फर्स्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म है वो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। कब हुआ नेपोलियन बोनापार्ट को? 15 अगस्त, जिस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था, पहली तारीख आप याद रखेंगे। 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर स्थान की बात पूछी जाए कि नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म का जो स्थान क्या है, तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म वो स्थान में इटली के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। इटली के पास एक द्वीप है, इटली के पास एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है कोर्सिका द्वीप। कौन सा द्वीप है? कोर्सिका द्वीप है। और इस कोर्सिका द्वीप में एक नगर है जिसका नाम है अजासियो। क्या नाम है? अजासियो। और इसी अजासियो नामक नगर में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को इटली में हुआ था। कोर्सिका द्वीप ये अभी फ्रांस के अंदर है। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता थोड़े समय के बाद, यानी उसके जो पूर्व हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के जो पूर्वज, उसके पिता ये कोर्सिका द्वीप में जाकर रहने लगे थे। कोर्सिका द्वीप है वो इटली के पास, ये फ्रांस में एक छोटा सा द्वीप है। चलो, अगर नेपोलियन बोनापार्ट के पिता की बात करें, नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट था। क्या था? चार्ल्स बोनापार्ट ये नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम है। पहले वो इटली में रहते थे, बाद में वो कोर्सिका द्वीप में जाकर रहने लगे। ये कोर्सिका द्वीप अभी फ्रांस देश में है। माता की बात करें, नेपोलियन बोनापार्ट के माता का नाम, इतिहास के संदर्भ में बात करें, उसकी माता का नाम, नेपोलियन बोनापार्ट की माता का नाम लितिसिया था। क्या नाम था? लितिसिया। क्या नाम था? लितिसिया। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता एक गरीब परिवार के थे। पैसे से वो क्या थे? वकील थे। क्या थे?
इसके पिता ने चार्ल्स बोनापार्ट है, वो पैसे से क्या थे, वकील हुआ करते थे। क्या करते थे, वकील, यानी वकालत का काम किया करते थे नेपोलियन बोनापार्ट के पिता चार्ल्स बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को बचपन से ही सैनिक शिक्षा में बहुत अधिक रुचि थी। उसको हमेशा सैनिक बनना बहुत अच्छा लगता था, तो प्रारंभ से ही उसके पिता ने उसको सैनिक शिक्षा दी। उनकी जो सैनिक शिक्षा है वो पेरिस और ब्रिन नामक स्थान से संपन्न हुई। शिक्षा की बात करें, उनकी शिक्षा कहाँ संपन्न हुई थी, 2 स्थान से, पेरिस व ब्रिन नामक स्थान से नेपोलियन बोनापार्ट को सैनिक शिक्षा प्राप्त हुई थी। बचपन से ही वो सैनिक बनना उनका सपना हुआ करता था। ऐसा इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है कि नेपोलियन बोनापार्ट बचपन से ही विश्व विजेता बनने का सपना देखता है। अरे सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, अरे सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। भारत के एक शासक हुआ करते थे समुद्रगुप्त, उनकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की जा सकती है। एक इतिहासकार है जिनका नाम है V.S. स्मिथ ने नेपोलियन बोनापार्ट की तुलना समुद्रगुप्त से की गई है। चलो अपन बात कर रहे हैं शिक्षा की। नेपोलियन बोनापार्ट मात्र 16 वर्ष की आयु में, नेपोलियन बोनापार्ट हैं वो मात्र 16 वर्ष की आयु में सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त होते हैं। कौन से, सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर, सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर उनको नियुक्त किया गया मात्र 16 वर्ष की आयु में। जो बालक मात्र 16 वर्ष की आयु में सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाता है, ऐसा बालक आने वाले समय में कोई न कोई तो जरूर बनेगा, ये बिल्कुल तय हुआ करता है। तभी तो देखो ये विश्व विजेता बना, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर उसको नियुक्त किया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट के इतिहास के संदर्भ में अगर बात करें, विश्व के इतिहास के संदर्भ में, तो नेपोलियन बोनापार्ट को 1793 ईस्वी में, बात कब की है, 1793 ईस्वी में, नेपोलियन बोनापार्ट को 1793 ईस्वी में एक बंदरगाह था जिसका नाम है टूलो बंदरगाह। क्या नाम है, टूलो बंदरगाह। टूलो बंदरगाह पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का उस समय शासन हुआ करता था। नेपोलियन बोनापार्ट को टूलो बंदरगाह से अंग्रेजों को वहां से भगाने के लिए भेजा गया। नेपोलियन बहुत शक्तिशाली शासक था, उसमें आत्मविश्वास की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नेपोलियन बोनापार्ट टूलो बंदरगाह गया और वहां से अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित करके वहां से खदेड़ दिया और वहां से उनको भगा दिया। किसको, अंग्रेजों को। जिसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट को ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। कौन से पद पर नियुक्त किया गया, ब्रिगेडियर जनरल। 1793 में नेपोलियन बोनापार्ट को ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। कौन से पद पर, ब्रिगेडियर जनरल के पद पर क्या किया गया, नियुक्त किया गया था। ब्रिगेडियर जनरल के पद पर उसको नियुक्त किया, किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को। उसी समय इटली का आक्रमण होता है फ्रांस के ऊपर। उसी समय किसका आक्रमण होता है, इटली का आक्रमण होता है। उस समय नेपोलियन बोनापार्ट को इटली से युद्ध करने के लिए भेजा जाता है फ्रांस से। नेपोलियन इटली पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण करने के बाद इटली पर
ये विजय प्राप्त करता है। इटली पर क्या करता है? विजय प्राप्त करता है नेपोलियन बोनापार्ट। इस समय था 1795 ईस्वी का। कितना समय था? 1795 ईस्वी का समय था। इटली पर उसने घमासान आक्रमण कर दिया, युद्ध कर दिया इटली पर। इटली वालों को बुरी तरह से उसने पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद उसको राष्ट्र नायक की उपाधि से नवाजा गया। नेपोलियन बोनापार्ट को राष्ट्रीय नायक की उपाधि से नवाजा गया था। राष्ट्रीय नायक की उपाधि से नवाजा गया। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। प्रश्न आ जाए कि नेपोलियन बोनापार्ट को राष्ट्रीय नायक की उपाधि से नवाजा गया था। कौन सी उपाधि से नवाजा गया? राष्ट्रीय नायक की उपाधि से नवाजा गया था। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। जैसे ही इटली पर उस अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद उस समय मिस्र पर आक्रमण करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट को भेजा गया। उनको विश्वास था कि नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मिस्र पर आक्रमण करने के लिए जब नेपोलियन बोनापार्ट को भेजा गया तो इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की शिकस्त हो जाती है, हार हो जाती है। और इस हार का जिम्मेदार नेपोलियन बोनापार्ट खुद सरकार को ठहराता है। उस समय डायरेक्टरी कोई सरकार उस समय की जो सरकार है कि लोग वो भ्रष्टाचार हो गए थे, अकर्मण्य हो गए, काम करना बिल्कुल वो सैनिक अफसर लोग चाहते नहीं थे। तो वो सरकार को दोषी ठहराता है और सरकार बदलने के लिए जनता से आग्रह करता है। कुछ विश्वस्त सैनिकों को अपने साथ में लेकर वो सरकार को बदलने के लिए सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। विद्रोह करने के बाद वो 1799 ईस्वी में प्रथम कौशल का सदस्य नियुक्त किया जाता है। प्रश्न आ जाए, नेपोलियन बोनापार्ट को 1799 ईस्वी को प्रथम कौशल का सदस्य नियुक्त किया गया था। प्रथम कौशल का सदस्य नियुक्त किया गया। कब किया गया? 1799 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट को प्रथम कौशल का सदस्य नियुक्त किया गया। और इसी प्रथम कौशल सदस्य नियुक्त होने के बाद वो फ्रांस का शासन अपने हाथ में लेता है। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासन है वो अपने हाथ में लेता है। इसके बाद कई सैनिक अभियान चलाता है। इसके विजय का अंदाज हम लगा सकते हैं। चलो, जन्म हुआ 15 अगस्त 1769 को। स्थान की बात करें इटली के पास एक कौशिका द्वीप, वर्तमान में ये फ्रांस में है, अजासियो नामक नगर में उसका जन्म हुआ था। पिता का नाम साल्स बोनापार्ट था। पहले इटली में रहते थे, बाद में वो फ्रांस के छोटे से द्वीप कौशिका में चले गए थे। माता का नाम लितिसिया। पिता पैसे से वकील हुआ करते थे। शिक्षा उनकी सैनिक शिक्षा पेरिस व ब्रिन नामक स्थान से हुई। मात्र 16 वर्ष की आयु में उसको सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। 1793 ईस्वी में ब्रिगेडियर जनरल के पद पर उसको नियुक्त किया गया था। तुलो बंदरगाह से अंग्रेजों को भगाने के बाद उसको ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। इटली पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद राष्ट्रीय नायक की उपाधि से नवाजा गया। 1799 ईस्वी में उसको प्रथम कौशल सदस्य नियुक्त किया गया। इसके बाद वह कई विजय अभियान चलाता है नेपोलियन बोनापार्ट। बात करते हैं उनकी नेपोलियन बोनापार्ट के प्रथम कौशल सदस्य नियुक्त होने के बाद। चले, एक एक बिंदु के ऊपर अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक एक बिंदु के ऊपर आप मेरे साथ बने रहें। अपन एक एक बिंदु के ऊपर अध्ययन करेंगे। चले, पहले बिंदु की अगर हम बात करें, जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट
नेपोलियन बोनापार्ट सीधा इटली पर आक्रमण। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व विजेता बनने का सपना देखता है। वो 1796 ईस्वी को एक विशाल सेना लेकर सीधा आक्रमण क्या करता है, पहला आक्रमण करता है इटली पर। कहां पर करता है? इटली। इटली पर आक्रमण करने से पहले एक बीच में एक पर्वत पड़ता है, आल्पस पर्वत। कौन सा है? आल्पस पर्वत को पार करके वो उत्तरी इटली में प्रवेश करता है और उत्तरी इटली के सभी दुर्गों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। उत्तरी इटली के सभी दुर्गों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। अपना आधिपत्य स्थापित करता है कौन? नेपोलियन। मैं नहीं भाई, कौन करता है? आल्पस पर्वत को पार किया और उत्तरी इटली के सभी दुर्गों पर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। ये बात है 1796 की। जैसे ही वो उत्तरी इटली पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद वो सिर्डिनीरिया की ओर बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? सिर्डिनीरिया की ओर बढ़ता है। उस समय सिर्डिनीरिया पर एक शासक विराजते हैं जिनका नाम है पिंडमान। कौन है? पिंडमान। ये राजा विराजते हैं। इन राजा के साथ में उनका घमासान युद्ध होता है और युद्ध में सिर्डिनीरिया के शासक पिंडमान पराजित होते हैं और पराजित होने के बाद उनको 28 अप्रैल 1797 ईस्वी की अगर हम बात करें तो उनके साथ एक संधि होती है। क्या होती है? केरेस्कोप नामक स्थान पर उनकी एक संधि होती है और संधि के दौरान ये पिंडमान का जो शासक है वो फ्रांस या नेपोलियन बोनापार्ट को सेवाएं वो नीच प्रांत हैं। ये फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट को दे देता है, जिसके बाद फ्रांस की प्रतिष्ठा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट सबसे पहले इटली पर अपनी एक विशाल सेना लेकर 1796 ईस्वी में आधिपत्य स्थापित करता है। वो आल्पस पर्वत को पार करके संपूर्ण उत्तरी भारत के संपूर्ण उत्तरी इटली के सभी दुर्गों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। बाद में सिर्डिया के शासक पिंडमान पर आक्रमण करता है। इस युद्ध घमासान युद्ध होने के बाद पिंडमान पराजित होता है। पराजित होने के बाद दोनों के मध्य एक संधि होती है। संधि के दौरान ये पिंडमान सेवाएं और नीच प्रदेश नेपोलियन बोनापार्ट को दे देता है, जिसके कारण फ्रांस और नेपोलियन बोनापार्ट की प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हो जाती है। चलो अगले बिंदु की बात करें अपन। अगले बिंदु की एक बिंदु पर अपन अध्ययन करेंगे। आप मेरे अंतिम समय तक इस वीडियो बने रहें। इस वीडियो पे आपको एक एक बिंदु पर जानकारी प्राप्त होगी। जैसे ही सिर्डिया पर विजय प्राप्त करने के बाद वो सीधा आक्रमण करता है ऑस्ट्रिया पे। किस पे आक्रमण करता है? ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करता है। ऑस्ट्रिया पर एक विशाल सेना लेकर सीधा वो आक्रमण क्या करता है? ऑस्ट्रिया पर एक करता है और वो एक ऑस्ट्रिया पर पहुंचने से पहले एक लोदी पुल बीच में पड़ता है। लोदी पुल, इस लोदी पुल को पार करके सीधा ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करता है। और वो जब एक विशाल सेना लेकर इसमें 19 मई को ये यहाँ से रवाना होता है 1797 में। 19 मई 1797 में विशाल लोदी पुल को पार करके ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करता है। उस समय ऑस्ट्रिया के सम्राट हैं वो नेपोलियन बोनापार्ट की सैनिक दबाव के कारण विशाल सेना को देखकर इतना घबरा जाता है कि वो इसके साथ में एक संधि कर देता है। कौन कर देता है?
ऑस्ट्रेलिया का सम्राट है वो नेपोलियन के साथ में क्या करता है? संधि या दोस्ती करता है। क्या करता है? दोस्ती करता है, संधि या दोस्ती करता है। इस संधि के दौरान ये ऑस्ट्रिया का जो सम्राट, ये संधि कब होती है? 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी के मध्य इन दोनों के मध्य एक संधि हुआ करती है। इस संधि में ये ऑस्ट्रिया के जो सम्राट है वो नेपोलियन बोनापार्ट को बेल्जियम का प्रदेश दे देता है कि तुम रखो। फिर इटली के पास एक राइन प्रदेश है, वो भी ये सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को दे देता है। साथ में इटली में एक लिमोडिया का क्षेत्र है, वो भी नेपोलियन बोनापार्ट को दे देता है, जिससे नेपोलियन बोनापार्ट की प्राकृतिक सीमाओं में विस्तार हो जाता है। फ्रांस और नेपोलियन बोनापार्ट की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है। ये ऑस्ट्रिया पर भी नेपोलियन बोनापार्ट का आधिपत्य स्थापित हो गया 17 अक्टूबर 1797 में संधि के दौरान। सीर्डिया पर अधिकार स्थापित करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट एक विशाल सेना लेकर ऑस्ट्रिया के सम्राट के ऊपर आक्रमण करता है, जिसमें ऑस्ट्रिया के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की विशाल सेना से घबराकर उसके साथ संधि कर लेता है और संधि के दौरान उसे बेल्जियम का प्रदेश, राइन का प्रदेश और साथ में लिमोडिया का क्षेत्र उसे प्राप्त होता है, जिसके कारण उसकी प्राकृतिक सीमा में विस्तार हो जाता है और फ्रांस की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो जाती है। अगले बिंदु की बात करें, मिस्र पर आक्रमण। किसकी बात करेंगे अपन? मिस्र पर आक्रमण। उस समय अपन बात करें, यूरोप में इंग्लैंड का सभी राज्यों पर, सभी देशों पर दबदबा हुआ करता था। इंग्लैंड बहुत शक्तिशाली शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट को इस बात का हमेशा डर सताता रहता था कि कहीं इंग्लैंड सभी देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित न कर पाए, न मिस्र पर करे, और वो भारत पर जाने के वाला जो मार्ग है उसको रोकना चाहता था। इसलिए वो मिस्र पर क्या करना चाहता? आक्रमण। और इंग्लैंड वालों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था कि ये इंग्लैंड वाले लोग मिस्र से होकर ही भारत में जाया करते थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 21 जुलाई 1758 की बात है, उसमें 19 मई को उसने 19 मई 1798 ईस्वी की अपन बात कर रहे हैं, उसने 400 जहाज मंगवाए। नेपोलियन बोनापार्ट की अपन बात कर रहे हैं, जहाज मंगवाए। इंग्लैंड पर आधिपत्य स्थापित करना है, मिस्र पर। साथ में 38,000 सैनिकों 38,000 सैनिकों की एक विशाल सेना बनाई और सीधा आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? मिस्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। 38,000 सैनिक 400 जहाज लेकर सीधा आक्रमण क्या करता है? वो सीधा मिस्र के ऊपर, क्योंकि वो इंग्लैंड वालों को भारत में जाने से रोकना चाहता है, क्योंकि वो विश्व विजेता बनना चाहता था नेपोलियन बोनापार्ट। जैसे ही इसके बाद वो मिस्र के ऊपर, और ये युद्ध, मिस्र का युद्ध 21 जुलाई 1700, मिस्र का युद्ध 21 जुलाई 1798 को नील नदी के तट पर हुआ, इसलिए उसे नील नदी का युद्ध कहा जाता है। 21 जुलाई 1798 को नील नदी का युद्ध 21 जुलाई 1798 को नेपोलियन बोनापार्ट और इंग्लैंड के सेनापति नेल्सन के मध्य लड़ा गया, जिसमें इंग्लैंड के सेनापति नेल्सन की विजय हुई और नेपोलियन बोनापार्ट को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये नेपोलियन बोनापार्ट की मिस्र में हार हो गई, और इस हार का जो कारण है वो सरकार को ठहराता है, क्योंकि
सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार है। वो कुछ अपने विश्वस्त सैनिकों को लेकर सरकार के विरुद्ध उसको भड़काता है। चलो, नील नदी का युद्ध 21 जुलाई 1798 को, और किसके मध्य लड़ा गया था? अपन मध्य की बात करें तो इंग्लैंड के सेनापति थे नेल्सन। कौन है? नेल्सन और नेपोलियन। नेपोलियन के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। नेल्सन की क्या हुई? विजय। और नेपोलियन की क्या हुई? पराजय। क्या हो गई थी? नेपोलियन की पराजय। एक एक बिंदु पे बात करेंगे। प्रथम काउंसलिंग के रूप में नेपोलियन की विजय। मिस्र पर पराजय होने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट कुछ अपने विश्वस्त सैनिकों को लेकर इस सरकार के विरुद्ध में खड़ा हुआ कि ये डायरेक्टरी सरकार है, वो भ्रष्टाचारी है, अकर्मण्य है, ये कर्मचारी काम नहीं करते हैं। तो उसको 1799 ईस्वी के अंतर्गत उसे प्रथम काउंसलिंग का सदस्य नियुक्त किया गया था। क्या किया गया? प्रथम कौशल का सदस्य नियुक्त किया गया। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट। और जिसके बाद उसने फ्रांस का शासन अपने हाथ में ले लिया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में प्रथम कौशल का सदस्य नियुक्त किया गया और फ्रांस का शासन अपने हाथ में ले लिया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। चलो, अभी नेपोलियन बोनापार्ट शासन करता है फ्रांस के ऊपर। अंतिम बिंदु है और इस अंतिम बिंदु पर अपना ध्यान देंगे। और इसके बाद अंतिम बिंदु सम्राट के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का क्या बनता है? देखो, सम्राट क्या बन गया? जनता के सहयोग से क्या बन गया? सम्राट। सम्राट होने के बाद वो संपूर्ण यूरोप में अपना शासन, यूरोप ने विश्व पर राज करना चाहता था और वो यूरोप में शांति स्थापित करना चाहता है। क्या करना चाहता है? शासक बने यूरोप में शांति स्थापित करना चाहता है। किसी प्रकार की शांति स्थापित करना चाहता है, किसी प्रकार का लड़ाई दंगा और झगड़े न हो मेरे यूरोप के अंदर, और मेरा ही शासन रहे। सारे अधिकारी, कर्मचारी, सारे लोग हैं वो मेरे अधीन रहे। ऐसा नेपोलियन बोनापार्ट का मानना था। किसका मानना था? नेपोलियन बोनापार्ट शांति स्थापित करना चाहता है। वो सैनिक वाद को अपनाता है, सेना को संगठित करता है, विस्तारवादी नीति अपनाता है। विस्तारवादी नीति अपनाता है कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। शासक बनने के बाद सेना को इकट्ठा करता है, विशाल सेना बनाता है, विस्तारवादी नीति अपनाता है, अपने आसपास के सभी देशों, छोटे छोटे राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। ये लगभग 10 वर्षों तक युद्ध करता है। कितने वर्षों तक युद्ध करता है? 10 वर्षों तक। और इस 10 वर्षों के युद्ध में वो कई राज्य, कई देशों पर अपना शासन स्थापित करता है। इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, प्रसा आदि से भी युद्ध करता है। और अगले वीडियो के अंतर्गत नेपोलियन बोनापार्ट के भाग 2 के अंतर्गत उसको शासक बनने के बाद उसने किन किन देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो का दूसरे भाग का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।